पाकिस्तान स्टील मिल, वहाँ भी अभी बताया जा रहा है कि निजकारी का असूली फैसला कर लिया गया है और पाकिस्तान रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली की दूसरी प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो रहे हैं और स्टील मिल्स के लिए बैंकेबल इंजीनियरिंग ECB कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने पर इत्तफाक है और हुकूमत का मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों को ख़रीदारी में मुकम्मल सहूलत देने का ऐलान है। जी अमरेज़ खान PIA पे भी कमेंट करना चाहें, ओवरऑल प्राइस डिसीजन पे कर सकते हैं मगर ख़ास तौर पे स्टील मिल पे। आपका बहुत शुक्रिया 92 TV का कि आपने मौका दिया। रही PIA की बात, PIA की चोइस साहब ने बहुत अच्छा केस पेश किया और PIA को बहाल किया जा सकता है और इसके अपने वसाइल से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। असल खराबी हुकूमत में है, हुकूमती पॉलिसियों में है। अब हम आते हैं पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ। ये जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, इस खबर का ये 2006 से 2023 तक क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन कर सके? क्यों नहीं कर सके? गैर शफाफियत की वजह से। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पढ़ता ही नहीं है 2006 वाला। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेटाइजेशन नहीं रोकी थी, उन्होंने कहा था इसमें गैर शफाफियत है। उस वक्त भी ये डाका मारना चाह रहे थे, आज भी डाका मारना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह हम इनको डाका नहीं मारने देंगे। रही मिल की बहाली की बात, बहाली करनी है हमसे बात करें, मिल बहाल हो सकती है। स्टील मिल और स्टील मिल के मुलाजमीन एक असासा है, ठीक है। इस असासे को हुकूमत जानबूझ के ज़ाया कर रही है। मैं आपको 31 जुलाई 2025 का बताता हूँ, ब्यूरोक्रेसी का। CEO पाकिस्तान स्टील, जिनके एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के, वो यहाँ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल NIRC में बता रहे हैं हम स्टील मिल को लिक्विडेट करेंगे और सेक्रेटरी साहब इसी मिनिस्ट्री के वहाँ ब्रीफिंग दे रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी को, जी हम मिल को बहाल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है बहाल करेंगे या कुछ करेंगे? ये अभी जो कर रहे हैं ये बेसिकली एक मखसूस लॉबी है, जिस लॉबी के लिए ये प्लान बनाया गया। वो लॉबी वो है जिस पे अभी पिछले दिनों 1.5 अरब रुपए का कंपटीशन कमीशन ने फाइन किया है। कार्टेलाइजेशन, पाकिस्तान स्टील मिल एक गोल्ड माइन थी, ये 2008 तक प्रॉफिट अर्निंग थी। इस प्रॉफिट अर्निंग मिल को लास्ट में कैसे गई इन्वेस्टिगेट करना है, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे? रही ये जिन लोगों के असास से नैब का कानून लोग कहते हैं ऐसे, ये पॉलिटिकल पार्टी, मैं इनसे 10 बस्ता रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान स्टील मिल को तबाह करने में ये ब्यूरोक्रेसी और ये नाअहल हुक्मरान, इनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं मॉनिटर करता। अब आप ये देखें कि इन्वेस्टिगेट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में जब एक सुओ मोटो नोटिस लिया और FIA से बीइंग अनसेटिस्फाइड 2012 में नैब को केस दिया, 26 अरब रुपए का लॉस था कि इन्वेस्टिगेट करें। आज तक पता ही कोई नहीं है। परसू किसने करना था? वजारत सनत पैदावार ने, उन्होंने नहीं किया। खान, ये और स्टील मिल का हम भी बड़े फॉलो करते रहे हैं, ज़ाहिर है आप जितना नहीं, मगर वो ये जब 2006 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसकी रोक दी थी और उसके बाद से ये आर्ग्यूमेंट बड़ा रहा कि अगर वो ना रोकते तो इतने उसके बाद अरबों रुपया खरबों रुपया जो ज़ाया गया वो ना जाता, ये आर्ग्यूमेंट लिया जाता है। और उसके बाद सही कह रहे हैं 2008 तक ये प्रॉफिट में चल रही थी, पर बाद में बड़े उतार चढ़ाव आए कि कई दफ़ा फिर वो होता था कि जनाब ये अब जो है वो करने जा रहे हैं, फिर नहीं हो पाता था। अभी लास्ट जो थी ये स्क्रैप के तौर पे बेचा जा रहा था, फिर अब वो रुका है। तो अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन उसकी ये है, मैंने हुकूमत को 2019 में भी लिख के दिया था कि स्टील मिल बहाल कर देते हैं, रिटायर्ड लोगों को स्टील मिल के वसाइल से 20 अरब देते हैं, 150 अरब रुपया रिसीव करवा देता हूं शफाफ एहतसाब के जरिए लोगों से। मगर इन्होंने मुझे खत लिखा 12 दिसंबर 2019 को, ना हमें मिल बहाल करनी है ना एहतसाब करना है। खुदा के लिए गवर्नेंस बेहतर करनी है तो एहतसाब करना पड़ेगा, और अगर ये एहतसाब करेंगे गवर्नेंस बेहतर होगी। और राइट मैन, ये स्टील मिल नीचे जो गई, नॉन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया गया, मनपसंद बंदे, उनका एहतसाब नहीं किया गया। अभी आप देखेंगे स्टील मिल का इंतजामी ढांचा ही कोई नहीं है।
टेक्निकल लोग ही इन्होंने जो है जबरदस्ती लोगों को निकाला सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके, और कोई चेक नहीं करता। आप यकीन करें, सुप्रीम कोर्ट ने जहां ऑर्डर दिया 2006 में कि इसके अंदर ओमिशन एंड कमीशन, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल, आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि कौन था ओमिशन एंड कमीशन में। और वो रिव्यू पिटीशन 2006 की आज भी वो पड़ी है। उस वक्त जब इन्होंने $361 मिलियन में दिया था, तो ओपन कोर्ट में हमने एम्प्लॉइज की तरफ से $400 मिलियन ऑफर किया था। पैसे हुकूमत को। मैं मुमरेज खान जब उसमें चौधरी मंजूर साहब से आपका आर्गुमेंट आ गया, मैं चौधरी साहब आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि अभी एक किस्म का लगता है कि पूरी मुल्क के अंदर तमाम तबकात के अंदर कंसेंसस बन गया है कि जनाब ये जो सफ़ेद आती हैं हमने इनसे जान छुड़ानी है, चाहे ये कई लोगों को ये भी सुना है मैंने कि मुफ्त में भी देना पड़े, पल्ले से पैसे भी दे तो इनसे जान छुड़ाने, ये लाइबिलिटीज़ हैं। आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था और आप कह रहे हैं अभी दोबारा भी आपने इसके एहतजाज का भी किया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है, तो लेवरेज आपका है, किस हद तक आप जाएंगे इसको रुकवाने में? देखिए, ये हमने कल भी कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनी था। पीआईए जो थी, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1961 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, 62 या 61 के अंदर, उसके बाद दोबारा फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया। इसमें देखें, हमारे दौर में 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं इसको, पीपल्स पार्टी के दौर में। एक जब आलमी मुआशी बहरान आया 2008 के अंदर, उस वक्त मेरी मौजूदगी में प्रेसिडेंट साहब ने, शौकत तरीन उस वक्त मिनिस्टर फाइनेंस थे, उनको कहा कि इस वक्त हमें जहाज मुफ्त मिल रहे हैं, ग्राउंड हो गए, बहुत सारे एयरलाइंस के जो है वो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, तो आप उठा लें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, मैं बिजनेस प्लान बना लूँ। बिजनेस प्लान बनकर नीचे से ऊपर और ऊपर, वही ब्यूरोक्रेटिक जो था। उसके बाद वो निकल गई एयरलाइन, जब वो मुआशी बहरान से निकला तो उन्हीं एयरलाइंस ने उठा ली। फिर अब कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ, लेकिन खैर उस वक्त तो हमारा रूट्स जो थे वो बंद थे, तो उसकी वजह से ना हुआ। दूसरा, टर्की के साथ कोर्ट शेयरिंग में पीपल्स पार्टी ने एक फार्मूला दिया था और वो तकरीबन मुआहदा भी हो गया था। उस पर वर्कर्स ने एहतजाज किया, जो कि मैं समझता हूं कि वो गलत था। अगर हो जाता तो वो ज्यादा अच्छा, वो भी गया। अभी भी मैं समझता हूं कि इसको चलाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जब आपने उनको अलहदा कर दिया लाइबिलिटी और एसेट्स को, और इस वक्त भी प्रॉफिट में है, तो फिर बेचने का क्या मतलब हुआ? और अगर कहते हैं कि एक्सपेंडिचर बहुत है, लोग बहुत हैं, सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये देते जी एक तैयारे पे लोग ज्यादा हैं। जब 13 हैं तो अगर वो तैयारे 25 हो जाएंगे तो वो आधे हो जाएंगे, अगर 25 से 50 हो जाएंगे तो फिर वो 1/4 रह जाएंगे एक तैयारे पे। तो ये सारे ऐसे आर्गुमेंट है। और उसका सैलरी क्या है? 16%। दुनिया की बुरी से बुरी एयरलाइंस भी 20% से ऊपर उसका सैलरी इंपैक्ट होता है। तो ये बिल्कुल एक ऐसे आर्गुमेंट्स है। बेसिकली तो मुझे लग ये रहा है तो जो इसके एसेट्स हैं इनको अलहदा करके, आपने ठीक कहा कि ये सबसे बड़ा एसेट तो ये है कि 97 ममालिक के अंदर लैंडिंग रूट्स हैं। इससे बड़ा वन टाइम तो एसेट है कोई नहीं। और आज अगर कोई एयरलाइन लेने जाए तो आपको पता है मुल्क 5-5, 10-10 साल लगाते हैं किसी को लैंडिंग रूट देने के लिए या लैंडिंग की इजाजत देने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सारा एक नाजायज तरीके से कर रहा है। साहब, मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि पीपल्स पार्टी जो है उसका वो इत्तेहादी तो नहीं है, मगर उसकी सपोर्ट के ऊपर जो है ये वफाकी हुकूमत कड़ी है, तो लेवरेज आपका है। किस हद तक आप, कोई ऐसी स्टेज आती है अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो किस हद तक आप जाने के लिए तैयार होंगे? देखिए, हम तो आपको याद होगा जब ये यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने, आसफा बीबी ने, सैयद खुशा साहब ने, नवीद कमर साहब ने, शाजिया मरी ने और नफीसा शाह साहबा, तकरीबन इन्होंने एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया था और फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया था गवर्नमेंट, और फिर उस पे मुकर गई। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए, चलते हुए बंद कर दिया। अब कह रहे हैं पास्को भी बेच देनी है, और पास्को बेचकर करना क्या है? एक नया इदारा बनाना है। जो इदारा मौजूद है, जो 2023 में या 24 में जो लॉस में गया है, और आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी का इदारा है,
उसको पाक PWD को बंद करके और एक नया फिर इदारा बनाना।